हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें मैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी और ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने आगे के 2 पार्ट और नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले जाके उसे देखिए फिर इस वीडियो पर आइएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, और ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, तो हमने लास्ट कहाँ तक छोड़ा था, हमने ये एक्टिविटी पढ़ ली थी। अब हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल से। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। सेल वॉल, प्लांट सेल्स इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और रिजिड आउटर कवरिंग, आउटर यानी कि बाहर की तरफ कवरिंग होती है और रिजिड यानी कि कठोर, एक कठोर आउटर कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। जैसे कि हमारा प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के डायग्राम में आप देख सकते हैं जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये वाली, इसको नाम दिया है सेल वॉल, और उसके जो अंदर वाली लेयर है उसके नाम दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली रिजिड लेयर क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेकेंड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं। सेल वॉल की डेफिनेशन, इन प्लांट सेल्स इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है हमने जान लिया। अब आगे पढ़ते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड, सॉरी हमारा पेन कहाँ गया, ये रहा। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल जो है वो बाहर की तरफ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है यहाँ पे ये कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल है वो काय की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की। अब सेल्यूलोज क्या होता है, cellulose is a complex substance and provides structural strength to plant। cellulose एक complex substance होता है जो कि structural strength provide करता है, यानी कि प्लांट एक जैसा पूरा स्थिर खड़ा रहे उसमें वो मदद करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन, सेल्यूलोज। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्यूलोज की डेफिनेशन मार्क कर लेते हैं। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट्स को। ठीक है, व्हेन अ लिविंग plant cell lose water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall। अब जो सेल वॉल है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, बल्कि श्रिंकेज किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर उनका श्रिंकेज होता है जब इसमें ऑस्मोसिस होता है। और जो लिविंग प्लांट सेल होता है उसमें से जब पानी लूज होता है, यानी कि जब पानी बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, तो जिससे क्या हो जाता है, श्रिंकेज होता है। जो दूसरा कंटेंट है ना सेल का, सिर्फ वही श्रिंक होता है, सेल वॉल श्रिंक नहीं होती है। इस लाइन का मतलब ये है। तो इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है। ठीक है, द श्रिंकेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है, रादर देन सेल वॉल, इसको बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस। तो इसकी डेफिनेशन मार्क कर लेते हैं। ये हमारा है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis, there is shrinkage of contraction of the content of the cell away from the cell wall। This phenomenon is known as plasmolysis। ठीक है, now we can observe this phenomenon by performing the following activity। इस phenomenon को हम एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि वो होता क्या है। ठीक है, now इस एक्टिविटी में क्या बोला है, एक्टिविटी 5.6 में, माउंट the peel of a rio leaf in water on a slide and examine cells under the high power microscope। इसमें हमें एक रियो लीव लेना है, उसको हम पानी में डालेंगे एक स्लाइड के अंदर, फिर उसके जो सेल्स है उसको हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करेंगे। ठीक है, नाउ नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स। उसके अंदर जो स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स हमें दिखाई देंगे वो क्या है, वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। उनके अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल बोला जाता है। ठीक है, पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड।
तो जो ग्रीन कलर का ग्रेन्यूल्स है उन्हें तो बोला गया क्लोरोप्लास्ट, पर जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस, जो फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे क्या बोला गया, क्लोरोफिल बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो टर्म्स पढ़ी, एक तो क्लोरोप्लास्ट और एक क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट या फिर ग्रीन सब्सटेंस, और ग्रीन स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स को क्या बोला गया है, क्लोरोप्लास्ट बोला गया है। ठीक है, नाउ पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ। फिर उस शुगर या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, उसको माउंटेड लीफ के ऊपर डाल देंगे, स्लाइड के ऊपर। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। 1 मिनट के लिए रुकेंगे और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। व्हाट डू वी सी, तो हमें क्या दिखाई दिया। नाउ प्लेस सम रियो लीव इन बॉइलिंग वाटर। फिर हमने क्या किया कि रियो लीव को क्या डाल दिया, गर्म पानी, उबले हुए पानी के अंदर कुछ मिनट्स के लिए। दिस किल्स द सेल्स, उससे क्या होगा, जितने भी सेल्स थे वो मर गए। देन माउंट 1 लीव ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। फिर हमने एक माउंट लिया लीव का और उसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। नाउ पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। फिर उसके ऊपर हमने स्लाइड के ऊपर सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन डाल दिया थोड़ा सा। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए रुके और फिर उसे ऑब्जर्व किया। व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या दिखाई दिया, डिड प्लाज्मोलिसिस अकर्स नाउ, तो क्या प्लाज्मोलिसिस हुआ इस बार। तो इसका आंसर अब हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम द एक्टिविटी, हमें इस एक्टिविटी को करके क्या पता लगा। ठीक है, इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू अब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। इसका मतलब ये है कि सिर्फ नॉट ओनली लिविंग सेल्स, सिर्फ लिविंग सेल्स ही नहीं बल्कि जो डेड सेल्स है वो भी एबल, मतलब वो भी ऑस्मोसिस कर पाए, और उन्होंने क्या किया, ऑस्मोसिस किया, यानी कि वाटर अब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, नाउ सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदड्रॉ वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। मतलब बिना बर्स्ट हुए जो सेल वॉल है वो परमिट करती है किसी भी सेल को, प्लांट्स, फंजा या फिर बैक्टीरिया के, ताकि वो डाइल्यूट विथस्टैंड कर सके, यानी कि डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया के अंदर भी विथस्टैंड कर सके और बर्स्ट ना हो। ठीक है, इन सच मीडिया द सेल्स टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो इस तरह के मीडिया में जो सेल्स होते हैं वो वाटर ले लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, द सेल स्वेल्स, तो क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगा। द बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर बिल्डअप होगा। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल्स। तो वॉल्स जो है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगी स्वॉलन सेल्स के अगेंस्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर walls such cells can withstand much greater change in the surrounding media than एनिमल सेल। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया यहाँ पे सेल वॉल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, नाउ न्यूक्लियस क्या होता है, देखो मैं आपको डायग्राम के अंदर बता देती हूँ। तो ये जो है हमारा ये वाला स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा न्यूक्लियस। ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है जिसमें आप अलग अलग ऑर्गेनेल्स देख सकते हैं, जैसे कि ये है वैक्यूल, ये है न्यूक्लियस, ये है गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, ये है न्यूक्लियर एनवेलप, देन दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, और ये जो फ्लूइड ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सारे हमारे हो गए। पूरा प्लांट सेल इस तरह का होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस एग्जैक्टली क्या होता है और इसका क्या फंक्शन है। नाउ रिमेंबर द टेम्प्रेरी माउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर्ड। क्या आपको याद है जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने ओनियन पील का एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट को समझा था। वी हैड पुट इन आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील, हमने आयोडीन सॉल्यूशन को डाला था। क्यों डाला था, why would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution, try it and see what is the difference in it। मतलब अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डालेंगे तो हमें क्या डिफरेंस नज़र आएगा। फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड। वैसे हमने ना इसमें एनसीईआरटी में गलत दे रखा है, आयोडीन सॉल्यूशन नहीं लिया था हमने, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा गलत दे रखा है, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन हमने डाइंग के लिए यूज़ किया था। ठीक है, कलर करने के लिए, स्टेन करने के लिए यूज़ किया गया था, पर पता नहीं यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन क्यों दे रखा है। आयोडीन भी एक तरह का स्टेन होता है जो कि कलर प्रोवाइड करता है हमारे
जो भी जिसकी हमें स्टडी करनी है उसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल गेट्स कलर डिफरेंशियली। तो जो केमिकल कंपोजिशन होता है डिफरेंट रीजन ऑफ सेल का वो डिफरेंटली कलर्ड होता है, मतलब अलग तरह से कलर्ड होता है। तो सम रीजन अपीयर्स डार्कर देन द अदर रीजन, कुछ रीजन डार्क दिखाई देता है और कुछ रीजन हमें लाइट दिखाई देता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशन व्हाट वी कुड ऑल्सो यूज ए सेफ्रोनिन सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे करेक्ट कर लिया एनसीईआरटी ने, सेफ्रोनिन का सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं हम आयोडीन सॉल्यूशन की जगह, या फिर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सारे ही जो स्टेन है इनका फंक्शन क्या होता है, इन सारे फंक्शन स्टेन का फंक्शन होता है टू स्टेन द सेल। क्या फंक्शन होता है, स्टेनिंग करने का, मतलब कि सेल को कलर प्रोवाइड करने का, ताकि हम क्लियरली उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख पाए, ठीक है। अगर ऐसे देखेंगे तो हमें सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नज़र आएगी, पर अगर स्टेन कर देंगे तो हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। नाउ वी हैव ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम एन ओनियन। अब हमने ओनियन का सेल ऑब्जर्व किया था। नाउ यूज अस वी कैन ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर ओन बॉडी। अब हम क्या करेंगे, हमारी खुद की बॉडी का हम सेल क्या करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। ये एक्टिविटी में क्या बोला है, इसमें हमें एक ग्लास स्लाइड लेनी है विद द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। एक ग्लास स्लाइड के अंदर हम ग्लास स्लाइड इस तरह की होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये हमारी ग्लास लाइट सॉरी इस तरह की होती है। इसके ऊपर हमें पानी का एक ड्रॉप डालना है। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द स्किन सरफेस ऑफ द चीक। जो हमारी चीक की जो स्किन होती है, यानी कि जो हमारा जो गाल है उसके जो अंदर, हम जब मुंह के अंदर हाथ डालेंगे तो हमें सॉफ्ट जो हमारी चीक होगी अंदर की साइड से, उस स्किन को हम लेंगे विद द हेल्प ऑफ आइसक्रीम स्पून, या फिर हम फोर्सेप की मदद से भी उसे निकाल सकते हैं। तो वो हमने थोड़ी सी स्किन ली हमारे चीक की, ठीक है। डस एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून। तो कुछ मटेरियल हमारी स्पून के ऊपर आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ नीडल वी कैन ट्रांसफ़र दिस मटेरियल। तो जो हमारी चीक में से हमने स्किन निकाली उसको हम नीडल की मदद से ट्रांसफ़र कर देंगे एंड स्प्रेड इवनली ऑन द ग्लास लाइट। तो ये हमारी ग्लास लाइट के ऊपर इवनली यहाँ पे रख देंगे। कीप रेडी फॉर दिस, kept ready for this, ठीक है। टू कलर द मटीरियल वी कैन यूज़ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू। अब हमने कौन सा स्टेन यूज़ किया, तीनों स्टेन में से हमने मिथाइलिन ब्लू यूज़ किया। सॉल्यूशन मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन था, वो हमने उसके चीक की जो स्किन थी उसके ऊपर हमने डाल दिया मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। नाउ द मटेरियल इज़ रेडी टू ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो अब ये मटेरियल जो है वो रेडी है माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए, ठीक है। नाउ डू नॉट फॉरगेट टू पुट कवर स्लिप ऑन इट, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें रख दी। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे कवर स्लिप, फिर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप की मदद से। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेल वी सी। तो किस तरह का शेप हमें नज़र आएगा, दिखाई देगा। ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। उसे आपको एक ऑब्जर्वेशन शीट के ऊपर ड्रॉ करना है, जो भी स्ट्रक्चर आपको नज़र आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अब नेक्स्ट क्या है, वॉज देयर अ डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ द सेल। क्या आपको पूरे सेल के बीच में कुछ ऐसा डार्क कलर का हमको स्ट्रक्चर दिखाई दिया क्या, स्फेरिकल शेप का। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये जो स्ट्रक्चर था स्फेरिकल डार्क कलर का स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। नाउ देयर आर सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें ओनियन पील सेल में भी दिखाई दिया था। तो इससे हमें प्रूव हो गया कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होता है दोनों में जो मतलब ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। बस एक डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। नाउ द न्यूक्लियस इज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ शुरू हो गई है। न्यूक्लियस की जो होती है वो डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउज टू ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। अब ये यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है गोल, ये हमारा पूरा सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के बाहर जो कवरिंग होती है उससे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये अलाउ करती है कि ट्रांसफ़र मतलब अंदर का मटीरियल बाहर जा पाए और बाहर का मटीरियल अंदर जा पाए, ठीक है।
तो साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बाहर क्या है, पूरे में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, फिर ये यहाँ अलग अलग यहाँ पे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड सब्सटेंस जिससे भरा हुआ होता है सेल, वो उससे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। नाउ दिस सेल कंटेन्स क्रोमोसोम्स, सेल्स के सॉरी द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, इस तरह का हमारा रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ठीक है। विजिबल कब होते हैं ये रॉड शेप के सेल, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, जस्ट उसके पहले। नाउ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन, chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to the next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecule। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखा है, इसका क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम का फंक्शन दे रखा है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, जो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं जो हम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, है ना, किस फॉर्म में होते हैं, डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन या फिर कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो वो कौन कंटेन करता है, मतलब डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि इनहेरिटेंस क्रिएट करता है, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या होता है, डीएनए एंड प्रोटीन होता है, ठीक है। नाउ डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इन्फॉर्मेशन नेसेसरी डीएनए के अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है विच इज़ नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। नाउ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, जो चीज़ काम करती है डीएनए के अंदर वो क्या होती है, जीन। मेन रोल कौन प्ले करता है डीएनए के अंदर, जीन रोल प्ले करती है, ठीक है। अब इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, जो सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, दिस डीएनए इज़ प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये जो डीएनए है वो एक तरह का क्रोमेटिन मटेरियल का ही पार्ट जैसा प्रेजेंट होगा, मतलब इट इज़ प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल का ही पार्ट होगा डीएनए। अब क्रोमेटिन मटेरियल इज़ विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह से कुछ भी गुच्छा टाइप बना हुआ होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, और इसी के अंदर हमें डीएनए मिलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं यानी कि। ना व्हेनेवर द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, जब भी एक सेल डिवाइड होने वाला होता है, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। तो जब डिवाइड होने वाला रहता है तो इस तरह से हमारे क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और हम इस तरह से पूरी एक क्रोमोसोम्स की लॉन्ग चेन दिखाई देती है, ठीक है। नाउ द क्रोमेटिन गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन कैसा हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, ये हम मार्क कर लेते हैं। whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into the chromosomes, ठीक है। now next the nucleus plays a central role in cellular reproduction। जो न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन, जो सेल में जो रिप्रोडक्शन होता है, द प्रोसेस इन विच द सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स अ न्यू सेल्स। जो सिंगल सेल होता है वो डिवाइड होकर के दो नए सेल बना लेता है, इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है within the environment in determining the way the cell will develop and what forms it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell। तो इतना खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं, इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, उनके अंदर जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का, मे बी पुअरली डिफाइंड, वो बहुत ही पुअरली डिफाइंड होता है, यानी कि हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता है, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि बैक्टीरियाज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो जितना भी मटेरियल होता है वो इस तरह से हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, पर यहाँ पे एक प्रॉपर जो वो होती है लेयर वो नहीं दिखाई देती है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। तो ये जो है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट है सिर्फ, और कोई न्यूक्लियर मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। यहाँ पे हम न्यूक्लियोइड की डेफिनेशन कर लेते हैं, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये इन सम बैक्टीरियाज के अंदर पुअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सच
such organism whose cell lacks a nuclear membrane are called prokaryotes। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन दे रखी है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, और कैरियोट्स का मतलब होता है कैरियन या फिर न्यूक्लियस। इसका मतलब यह है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर पुराने, ठीक है। जो पुराने टाइम पे जो सेल्स हमें पाए गए थे उन्हें प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। और कैरियोट्स का मतलब होता है कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें पाया जाता है, यानी कि जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। अब ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूकैरियोट्स। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसे हम बोलेंगे यूकैरियोट्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर क्या बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, यानी कि लैक होते हैं, कमी होती है बहुत सारे इसकी, ठीक है। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं 5.2.4, ठीक है। द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड with the membranous vessels bag-like structure but do not with plastids as the eukaryotic cell। मतलब कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं मतलब जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, पर जो यूकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है जी। प्रोकैरियोटिक सेल का बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया, ठीक है। अभी आपको ये एनसीईआरटी में इतने क्लियरली समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं एक 1 शॉट वीडियो बनाऊंगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो उसमें आपको क्या नोट्स की मदद से मैं पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी ना, तो आपको सारे मेन पॉइंट समझ आ जाएंगे कि हमें एग्जाम में क्या क्या लिख के आना है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, पर आपको याद क्या करना है? उन नोट्स को याद करना है, ताकि आप मेन पॉइंट्स ही सिर्फ वहाँ पे याद रख पाए। और रही बात मिडिल ऑफ चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स की, तो मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसकी लिंक मैं आपको पूरी बुक की हाईलाइटेड जो मैंने करा हुआ है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ जाके इस बुक को पढ़ सकते हैं, ताकि आप सिर्फ हाईलाइटेड टॉपिक्स को ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई है, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक जो कि साइटोप्लाज्म, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको सारे जो चीज़ें थी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी नहीं हुए तो आप 1 शॉट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपके डेफिनेटली सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से रिलेटेड। और अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।